हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने भौतिकी का अध्याय 1 स्टार्ट किया था, जो कि था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लास्ट क्लास में हमने देखा था घर्षण वैद्युत क्या होता है, उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें जो आवेश होते हैं उनका स्थानांतरण कैसे होता है। उसके बाद हमने आवेशों को समझने के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि आवेश जो है होते हैं वो धनावेश कैसे होते हैं और ऋणावेश कैसे होते हैं किसी भी पदार्थ पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था जो आवेश की गति के आधार पर हमने जो चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे आवेश में जो मूल गुण होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आवेश का सबसे पहला गुण प्रदर्शित करता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का। लास्ट क्लास में जब हम देख रहे थे आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, तब हमने वहां पर देखा था कि जो हमारे समान आवेश थे वे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। समान आवेश थे, जैसे कि हमने देखा था धन आवेश क्या हुआ था। जब लास्ट क्लास में हमने कांच वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, तो हमने देखा था जो दो सेम कांच के जो रॉड थे, जब हम उसको पास ला रहे थे तो क्या हो रहा था, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट आवेश था वो सेम आवेश थे, मतलब धनावेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। सिमिलरली जब हमने एबोनाइट के छड़ और कांच के छड़ को देखा था, तो उसमें क्या कर रहा था, वो कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा था, वो आकर्षण बल शो कर रहा था। समान आवेशों में कैसा बल शो कर रहा था, प्रतिकर्षण का, एक दूसरे को पीछे धकेल रहा था, प्रतिकर्षण बल। जब हमने देखा था जो विपरीत आवेश है, जैसे ऋणावेश और धनावेश या धनावेश या ऋणावेश, इनके बीच क्या हो रहा था, आकर्षण बल शो हो रहा था। तो ये हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में ही देखा था। ठीक है, अब जो आपके आवेश का सेकंड गुण होता है वो होता है विद्युत प्रेषण। तो विद्युत प्रेषण में क्या होता है, विद्युत प्रेषण में मान लीजिए कि कोई एक रॉड है जिसको हमने किसी भी विधि से धनावेशित किया गया है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी एक पदार्थ को देखते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं, वो अगर सामान्य अवस्था में है तो वो क्या होती है, उदासीन अवस्था में होती है। मतलब कि उसमें जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश भी होंगे। तो हमने क्या किया, एक रॉड लिया, ठीक, जिसे हमने किसी भी विधि से धनावेशित किया गया है। ठीक है, तो जब हम ये जो हमारा BC दिख रहा है आपको, ये एक दूसरा रॉड है जो एक नॉर्मल अवस्था में है, उदासीन अवस्था में है। इस स्टेज में अगर देखें तो हमारे जो इस रॉड में जो आवेश का जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, मतलब कि बराबर वो अरेंज रहेगा प्लस माइनस पे। लेकिन जब आप इस रॉड A को इस रॉड BC के पास लाएंगे तब क्या होगा, ये जो है आपके धनावेश, ये क्या करेंगे, इसके धनावेश को प्रतिकर्षित करेंगे और BC में प्रेजेंट ऋणावेश को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो जब ये प्रोसेस होगा तब कैसा ये बिहेव करेगा, ये आपका हो गया रॉड A और ये क्या करेगा, ये जो BC में जो धनावेश और ऋणावेश है उसमें क्या करेगा, ये जो इसके ये कॉर्नर है, इसकी जो एक सिरा है उसमें क्या आ जाएगा, सारे जो ऋणावेश है वो एक सिरे पे आ जाएंगे और बाकी जो धनावेश है वो दूसरे सिरे पे। मतलब कि क्या कर रहा है, ये इस ऋणावेश को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यही जो प्रोसेस है जिससे हमने क्या किया, एक रॉड की मदद से, एक धनावेशित रॉड की मदद से हमने BC वाले रॉड को क्या किया, विद्युतमय बना दिया। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका विद्युत प्रेषण। ठीक है, तो ये इसका हुआ सेकेंड गुण। आवेश का थर्ड गुण होता है आवेश संरक्षण का गुण। आपने इससे पहले ऊर्जा संरक्षण का गुण पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। वैसे ही यहाँ पर जो आवेश संरक्षण का गुण है, इसमें क्या होता है, आवेश संरक्षण का गुण मतलब कि जो हम कोई भी प्रक्रिया से जो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव जो हमारे आवेश हमने जो जनरेट किया है
उसका जो टोटल नंबर होगा वो क्या होगा, इक्वल। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या कि जो एक कांच की छड़ है उसको अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच जो है वो धनावेशित हो जाता है और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण था उसमें जितने इलेक्ट्रॉन जो है आप दोनों ही चीज को रगड़ने से पहले जितने इलेक्ट्रॉन दोनों में जो प्रेजेंट थे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं उसको रगड़ने के बाद भी प्रेजेंट होंगे। इसके बोलने का अर्थ बस यही है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ये आवेश संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चौथा नियम जो कि है आवेश की योजकता या एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है कि आवेशों को जोड़ा कैसे जाए। हमने देखा था पिछले क्लास में आवेश क्या होता है, आवेश आपकी अदिश राशि होती है, आवेश अदिश राशि होती है। जिसकी इकाई क्या होती है, जिसकी इकाई होती है कूलाम। ठीक है, तो अगर हम आवेशों को जोड़ें तो आवेशों को जैसे हम बाकी नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे ही पूर्णांक आवेशों को जोड़ा जा सकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई आवेश है 1Q और दूसरा आवेश है 2Q, ठीक, इसको हम जोड़ना चाहे तो ये क्या हो जाएगा 3Q। तो आवेशों को जोड़ना बाकी ही अंकों की तरह इसको जोड़ा जा सकता है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट गुण है वो है आवेश का क्वांटीकरण। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है पांचवा प्रॉपर्टी, आवेश का क्वांटम प्रकृति। ठीक है, आवेश के क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए मिल्टन जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई भी पदार्थ में कम से कम मात्रा में कितनी आवेश रह सकती है। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने देखा कि कम से कम जो मात्रा है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह जो होता है ये आपको बताता है कि ये जो है मिनिमम मात्रा होता है जो किसी भी पदार्थ में उपस्थित होता है। ठीक है, तो सभी आवेशों के परिणाम को जिस मूल इकाई से हम प्रदर्शित करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन जो रहता है हमारा, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमारा ऋणावेशित कण होता है, ऋणावेशित कण। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है वो हमारा क्या होता है, धनावेशित कण। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो स्थानांतरण होगा या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी भी पदार्थ में जब हम बताते हैं तब हम बताते हैं पूर्णांक में। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसको हमको निकालने के लिए इस एक्सपेरिमेंट से क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला निकला था वो था आपका Q = NE। ठीक, तो ये जो Q था ये क्या था आपका नंबर, जो आपके क्वांटिटी था चार्ज का, आवेश है ये आपका आवेश, ये है आपका पूर्णांक जिसमें आप क्या रखते हो, नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसको हम कितना मानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी।
देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि कोई भी एक पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी बताया गया है, कितने हैं, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो उसमें बोला है आपको क्वेश्चन पे कि आवेशों की मात्रा तथा प्रकार को बताइए। तो हम यहाँ पर आवेशों की मात्रा को बताने के लिए कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्वांटम प्रकृति का, Q = NE। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, यही n जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, आपको क्वेश्चन पे कितना दिया है, 100। ठीक है, हमें E का वैल्यू पता है कितना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं कितना, 1.6 × 10⁻⁻17 कूलाम। तो यहाँ पर से आप क्या देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तब हम देखे थे क्या, कौन सा आवेश लेते हैं हम, उसमें धनावेश लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस कंडीशन में वो पदार्थ जो रहता है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आवेश है उसके गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलाम्स नियम। ठीक है, कूलाम का नियम। कूलाम जो थे एक भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, जो दो आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसकी वो कितना होता है उसको जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने माना कि कोई भी दो आवेश जो रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दो आवेश है आपके Q1 और Q2, जो कि जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो इनके बीच लगने वाले बल को जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि जो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो फोर्स था वो Q1 और Q2 के क्वांटिटी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उन्होंने क्या बताया, इस नियम से उन्होंने बताया इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसे हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, F = Q1 Q2 / r²। जब हम ये जो है इसे जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा जो क्या है आपका, यहाँ पर मान लेते हैं K। ठीक है, Q1/Q2 / r2। ठीक, यहाँ पर जो आपका K है वो क्या है, आपका K जो है वो नियतांक है निर्वात या वायु में। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट को करके कूलाम ने ये नियम बनाया कि इनके बीच का जो फोर्स है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो K का वैल्यू है ठीक है, ये जो K का वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि इन दोनों आवेशों के बीच मध्य का जो मीडियम है वो कैसा है, वायु है, निर्वात है, या फिर कोई और मीडियम है, या फिर कोई और माध्यम है। तो अगर निर्वात या फिर वायु के कंडीशन पे, निर्वात या वायु के कंडीशन पे कूलाम ने बताया कि जो K का वैल्यू है वो क्या रहेगा, K का जो वैल्यू है वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है,
यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा ये क्या होता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या बताता है आपका, जो इस चार्ज के बीच का जो माध्यम है उसमें विद्युतशीलता, कि उसमें से जो अगर वैद्युत बल जो है वो अगर गमन करना चाहे, उससे पास होना चाहे, तो वो कितना पास होने के लिए उसको परमिशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमारा के का वैल्यू क्या आएगा, 4 पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो यहाँ पर के का वैल्यू आता है आपका 9 इंटू 10⁻9। ठीक, तो अब इसी के वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमको एफ का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यही इसका क्या था, ये इसका फाइनल इक्वेशन था। हमेशा याद रखना जो के का वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि माध्यम कौन सा है, इनके बीच का मीडियम कौन सा है। ये तो हमने देख लिया वायु या निर्वात के लिए। अगर हम कोई और माध्यम के लिए देखें तो उस कंडीशन के लिए जो के का वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट था, अगर कोई और माध्यम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर से हम देख रहे हैं जो के है वो क्या है, ये है आपका पैरावैद्युतांक। यहाँ पर लिख लीजिए के क्या है आपका, माध्यम से पैरावैद्युतांक। ठीक है, इसे कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। पैरावैद्युतांक जो रहता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन का क्या रहता है, ये रहता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो के है वो क्या है, माध्यम से पैरावैद्युतांक, जिसे हम कैसे बता सकते हैं, जो कि क्या होता है, रेशियो होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के बीच। मतलब कि निर्वात में जो आपका पैरावैद्युतांक जो है, और निर्वात या वायु के अलावा अगर कोई और मीडियम है तो उनका क्या है, रेशियो है। तो यहाँ पर से देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हैं, और अगर इसी एप्सिलॉन को हम इस इक्वेशन पे पुट करें, ठीक है, इसको यहाँ पर देखिए, इसको मैं आगे बताती हूँ। अगर कोई निर्वात या वायु के अलावा कोई और मीडियम है तो उस कंडीशन पे लगने वाला जो फोर्स है एफ, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन था, है ना, एप्सिलॉन था। यहाँ पर से देखिए ये क्या था, Q1 Q2 और आर स्क्वायर। तो यहाँ पर से एप्सिलॉन का वैल्यू हमने क्या देखा, K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो नहीं, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट था ये, तो यहाँ पर से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ये के इंटू एप्सिलॉन नॉट। बस इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 बाई Q2 आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फाइनल इक्वेशन। यहाँ पर से आपको 4 पाई का वैल्यू पता है, के का वैल्यू पता है कितना, 9 इंटू 10⁻9, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है। तो यहाँ पर से ये किसके लिए है, अगर माध्यम जो है निर्वात या वायु ना हो तब, और अगर आपका जो माध्यम है वो निर्वात या वायु हो तो उस कंडीशन के लिए हमने कितना देखा, 9 Q1 Q2 r²। ठीक है, ये क्या हो गया आपका निर्वात के लिए, निर्वात
या वायु में। ठीक है, तो हमने कूलाम के नियम से दो नियम यहाँ पर दो हमने देख लिया कि फोर्स जो है वो कैसे निकल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि चार्ज के बीच का मीडियम कैसा होगा। ठीक, तो अभी जो हमने देखा कूलाम का नियम, उसमें एक चीज और रह गया था। कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो नियम है वो सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, कूलाम ने जो नियम दिया था, जो उसने बोला था कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए एप्लीकेबल है। बिंदु आवेश मतलब क्या? बिंदु आवेश मतलब कि जो दो आवेश हैं, ठीक है, इनका जो आकार है वो उनके बीच के दूरी के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। जैसे कि अगर हम देखें कि पृथ्वी और सूरज का अगर हम देखें तो क्या है, अगर मान लो पृथ्वी एक पिंड है और सूरज दूसरा पिंड है, उसको अगर हम देखें तो क्या है, दोनों ही आकार में बड़े हैं, लेकिन अगर हम उसको देखें तो हम उसको एक बिंदु आवेश मान सकते हैं। कैसे? क्योंकि उनके बीच की दूरी जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उनके साइज के। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना कि कूलाम का जो नियम है वो सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पर अब देखते हैं कूलाम की परिभाषा। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा कूलाम ने जो नियम दिया, फोर्स जो लगा, उसके बारे में देखा। कूलाम अब देखते हैं कूलाम की परिभाषा। तो कूलाम की परिभाषा क्या बोलती है? यदि जो दो हमारे चार्जेस हैं, ठीक है, दो हमारे चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर इनका जो परिमाण है वो कितना है? 1 कूलाम। ठीक है, जो हमारे दो आवेश हैं उनका परिमाण अगर 1 कूलाम है, साथ ही साथ इनके बीच का जो दूरी है अगर 1 मीटर हो, ठीक, इनके बीच का दूरी कितना मान लिया हमने? 1 मीटर। इस कंडीशन पे जो लगने वाला फोर्स है, इस कंडीशन पे इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा? हम यहाँ पर डायरेक्ट अपना फॉर्मूला रख सकते हैं। क्या होता है? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होता है? R²। हमने देखा इसका वैल्यू जो था ये क्या था? K का वैल्यू था। इसका वैल्यू हमने निकाला था, कितना था? 9 × 10⁹ ठीक, यहाँ पर हमने क्या देखा? Q1 और Q2 का वैल्यू कितना है? 1 कूलाम। ठीक, तो यहाँ पर हमने 1 रखा। सिमिलरली यहाँ पर जो बीच में इसका दूरी है वो क्या है? 1 है। तो यहाँ पर जब हम 1 पुट करते हैं तो जो हमारा फोर्स आता है वो कितना आएगा? 9 × 10⁹ मतलब कि यहाँ पर हम एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो एकांक आवेश के बीच लगने वाला फोर्स, अगर उसके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो एकांक आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर से एक्सपेरिमेंटल इसने ये प्रूफ किया।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, कूलाम का नियम हमने पढ़ लिया, कूलाम की परिभाषा पढ़ ली। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलाम के नियम को हम सदिश स्वरूप में कैसे शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अगर हम माने कि जो हमारा दो चार्ज है वो अगर हम माने कि दोनों क्या है, धनावेशी चार्ज है। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल। तो क्या करेगा प्रतिकर्षण बल, ये जो Q है ये Q1 को क्या करेगा, इधर धकेलेगा। ठीक है, सिमिलरली जो ये Q2 है उसको क्या करेगा, इस साइड ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हम फोर्स दिखा रहे हैं, फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर ये Q1 के लिए कितना है, ये Q1 के लिए जो है ये किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है। और ये जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है किसके कारण लग रहा है, Q2 के लिए। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना मान रहे हैं हम, Q12। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो अब हम फोर्स लेंगे वो कितना होगा, ये किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है और किसके द्वारा लग रहा है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या मान रहे हैं हम, Q21। ठीक है, सिमिलरली जब हम इसका डायरेक्शन देखें, ठीक है डायरेक्शन देखें तो Q1 के लिए जो डायरेक्शन होगा R का वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन पे होगा, कितना, R इधर से 2 से 1 जा रहा है इसलिए क्या होगा, 2-1। ठीक है, ये क्या होगा, अगर हम 2 के लिए देखें तो ये किधर से लग रहा है, 1 से 2 जा रहा है इसलिए इसका डायरेक्शन कितना होगा, 1-2। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ को मैंने आगे एक्सप्लेन करूँगी, उसको मैंने वैसा क्यों लिखा। तो जब भी हम कोई भी चीज़ को सदिश के स्वरूप में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम क्या दिखाते हैं, हमेशा याद रखना आप लोग, आप पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे। जब भी हम सदिश की बात करते हैं तब यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करते हैं, पहला होता है परिमाण, दूसरी होती है दिशा। ठीक है, तो परिमाण मतलब क्या होता है, संख्यात्मक नंबर। ठीक है, संख्यात्मक संख्या। ठीक, जैसे कि हम बोलते हैं 2 kg 3 kg, तो उसमें 2 3 क्या है आपका संख्यात्मक नंबर, वही क्या संख्यात्मक जो रहता है वही होता है आपका परिमाण। अब हम बोलते हैं कि हम 2 किलोमीटर आगे गए, ठीक है, तो 2 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर हम पश्चिम की दिशा में चले तो हमने क्या बताया, दिशा बताया। तो यहाँ पर ये दो चीज़ जो है, कोई भी सदिश को दिखाने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए कि अगर जब हम यहाँ पर फोर्स रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर कूलाम ने इसको सदिश के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले दोनों फोर्सेस को कंसिडर किया। यहाँ पर देखिए अगर हम फोर्स को देखें, अगर हम फोर्स 1-2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेरिमेंट से हमने देखा था क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक, ये हमारा क्या था, नॉर्मल फॉर्मूला। ठीक, अगर हम यहाँ पर 1-2 की बात करें तो इसको हम सदिश रूप में शो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कैसे शो करेंगे, F12, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या फिर F12 इसको हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पर जो R है, ठीक है, यहाँ पर जो R है वो क्या होगा, R1। ठीक है, R1 होगा। साथ ही साथ ये क्या बता रहा है आपको, ये परिमाण बता रहा है कि इतना परिमाण का आपका बल लगेगा। अब हम इसको अगर सदिश रूप में दिखा रहे हैं तो हमको दिशा भी दिखानी ज़रूरी है। तो यहाँ पर दिशा को कैसे शो करेंगे, इस तरीके से, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर शो किया है। दिशा को हमेशा क्या करते हैं, ऊपर में कैप लगा के शो करते हैं। तो यहाँ पर जो दिशा रहेगा वो कितना रहेगा, R21। ठीक है, यहाँ पर भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2-1। ठीक, ये कौन सा फोर्स बता रहा है, ये फोर्स बता रहा है कि जो आपका चार्ज 1 है इस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक, अब अगर हम देखें चार्ज 2 पे अगर हम फोर्स देखें तो कितना होगा, चार्ज 2 पे हमने क्या माना, 2-1। ठीक है, चार्ज 2 पे हमने माना 2-1, उसके लिए परिमाण कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है,
आर कितना होगा, यहाँ पर देखिए आर जो है हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इसलिए कितना लेंगे 1 2, ठीक है। तो आर क्या होगा 1 2, ठीक। साथ ही साथ ये क्या हो गया हमारा परिमाण। अब इस परिमाण के लिए हम दिशा बताएंगे तभी जाके तो हम बता सकते हैं इसका सदिश स्वरूप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आर क्या होगा 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने देख लिया कि R12 और R21 कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो R12 है और R21 है ये क्या है, इक्वल ही है, लेकिन क्या हो रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो R21 है और R12 है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बराबर पर विपरीत दिशा दिखा रहा है ये, ठीक है, विपरीत दिशा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर दोनों फोर्सेस को देखें तो ये क्या बता रहा है, ये दोनों उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, लेकिन जो इसका परिमाण आ रहा है, उसका जो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर से एक और निष्कर्ष निकला कि F12 और F21 जो है वो इक्वल ही है बट अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो न्यूटन का थर्ड लॉ लागू हो रहा है यहाँ पर कि जो फोर्सेस हैं वो क्या रहेंगे, इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे लगेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, F12 इसको अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, F21 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यही जो है ये बताता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, मतलब कि टोटल जो फोर्सेस हैं उनका योग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो आज का जो क्लास है यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।